लिटरेरी टर्म्स पार्ट सेकंड आज के इस वीडियो में इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओड, लिरिक, एपिक, एलेजी एंड बैलेड। इन 5 लिरिकल जो टर्म्स आपके होते हैं, लिटरेरी जो टर्म्स हैं, उसका डिस्कशन आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम विद द फर्स्ट लिटरेरी टर्म दैट इज एलेजी। एलेजी का डिस्कशन हम सबसे पहले करेंगे आज के इस वीडियो में, और आप सभी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एलिजी क्या पोएम होती है फ्रेंड्स? इट इज अ पोएम दैट मॉर्न्स द डेथ और लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी क्लोज वन की डेथ पे उसकी मेमोरी में अगर कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं, जिसको हम शोक गीत के नेम से जानते हैं। ये हमारा होता है शोक गीत, ठीक है। कोई लव्ड वंस जो बहुत क्लोज होता है आपके, या किसी पोएट के या किसी ऑथर के, और उसकी मेमोरी में, उसकी लॉस में, उसकी जो चीजें होती हैं उसको मेमोराइज करते हुए जब हम कोई शोक व्यक्त करते हैं और उसको एक पोएम के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एलेजी कहलाती है। द एब्सेंस ऑफ समथिंग डीपली लव्ड, जो मैंने अभी बात की। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स थीम्स ऑफ मॉर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। क्या है मॉर्निंग? मॉर्निंग मीन्स आपका शोक, मतलब जो हम दुख है उसके थीम को ये लेता है इस पोएम में। जो थीम्स इन्वॉल्व होती हैं, लॉस, किसी लव वन के लॉस, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन मीन्स उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ा है या उसका क्या मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है, इस चीज को डिस्कस करते हुए इस पोइट्री को लिखा जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट थीम्स इन्वॉल्व होती हैं। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। जो ट्रेडिशनल एलेजी जो होती है वो किन 3 स्टेजों में बताता है या पोएम लिखी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, देयर इज अ लैमेंट। सबसे पहले क्या होता है जब कोई एलेजी पोएम लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है? लैमेंट होता है। पहले क्या होता है? रोना गाना होता है, मीन्स रोता है जो पोएट होता है वो, एक दुख एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। और ये फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी ट्रेडिशनल एलेजी पोएम को लिखने के लिए, ठीक है। उसकी कहाँ पे बात होती है? उसके साथ ही साथ जो लैमेंट होता है उसमें क्या करता है स्पीकर जो होता है वो अपनी ग्रीफ और सॉरो को जो है वो एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही साथ फिर सेकंड स्टेज क्या आता है? प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ द आइडियलाइज्ड इज। जो डेड है, जो डीपली लव्ड पर्सन है, जिसकी लॉस पे ये पोएम लिखी जा रही है, उसको प्रेज करते हुए सेकंड स्टेज आता है इस पोएट्री का, एलेजी पोएट्री का। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? वो लैमेंट एक्सप्रेस करता है, अपने ग्रीफ और सॉरो को एक्सप्रेस करता है कि मैंने इस इंसान को या इस पर्सन को मैंने खो दिया है, या ये चीज अब नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है? प्रेज एंड एडमिरेशन मीन्स उसकी प्रशंसा होती है, जो कि डेड हो चुका है उसको आइडियलाइज करते हुए, उसको आदर्श मानते हुए उसका प्रशंसा करता है पोएट। ये होता है एलिजी का सेकंड स्टेज। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करता है? कॉन्सोलेशन एंड सोलेस मीन्स डेथ इज इमॉर्टल, मतलब सबको, आपको मरना है, जितने भी लोग हैं सबको मरना है, तो ये एक इनएविटेबल थिंग्स है जो कि अनिवार्य है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो डेथ होती है उसको बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए फाइनल जो स्टेज होता है किसी भी एलेजी पोएम का, उसमें कॉन्सोलेशन होता है और सोलेस होता है, मीन्स एक तरीके की सांत्वना दी जाती है, एक तरीके से पैसिफाई किया जाता है कि यस जो भी हुआ दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और ऐसा होता है और ऐसा होगा, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो ये एलेजी के 3 स्टेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया। आगे हम बात करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट एलेजी पोएम है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई हैं। सबसे पहले जब माइंड में आता है वो लिसिडास आता है, जो कि जॉन मिल्टन का वर्क है, 1637 का वर्क है, और ये पेस्टोरल एलेजी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि एडवर्ड सेकेंड की डेथ पे जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है ये पोएम लिसिडास। इसके बाद अदर जो इम्पोर्टेंट एलेजी पोएम दैट इज थॉमस ग्रे एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, 1751 का वर्क है, और ये डेथ को इंस्पायर्ड, ये पासिंग ऑफ द पोएट रिचर्ड वेस्ट की मेमोरी में लिखा गया है। एक तरीके से इंस्पायर्ड वर्क है ये थॉमस ग्रे का एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके साथ ही साथ जो अनदर इम्पोर्टेंट एलेजी है दैट इज W.H. ऑर्डिन इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स की मेमोरी में W.H. ऑर्डिन ने ये एलेजी पोएम कंपोज की है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है। इसके साथ ही साथ वॉल्ट विटमैन का व्हेन लिलिक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड
1865 की ये एलिजी पोएम है, एन एलिजी इंस्पायर्ड बाय लिंकन। अब्राहम लिंकन की डेथ पे ये पोएम लिखी गई है, उनसे इंस्पायर होकर के ये पोएम वॉल्ट विटमैन में लिखी हुई है, जो कि अमेरिकन पोएट थे। तो ये कुछ एलिजी के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने लिसिडास एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजी पोएम का डिस्कशन हमने एग्जाम्पल के वे में किया है, इसको बेटर वे में समझने के लिए। तो 3 स्टेजेस में एलिजी पोएम लिखी जाती है। एक लैमेंट पे बेस्ड ऑन पोएम होती है, लॉस ऑफ इंडिविजुअल पे बेस्ड ऑन पोएम होती है, जिसको हम बहुत ज्यादा लव करते हैं, जो बहुत ही क्लोज होता है हमारे हार्ट के, उसकी मेमोरी में, उसकी डेथ पे जो उसको मेमोराइज करते हुए हम पोएम लिखते हैं, उसको एलिजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म की बात करें, जो कि एपिक है। आप सभी एपिक पोएम से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए, आप जानते हो कि एपिक पोएम जो होती है एक एलिवेटेड लैंग्वेज पे एक नैरेटिव पोएम होती है, जिसमें से स्टोरीज जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से कनेक्ट होती है, और ये एक एलिवेटेड थीम को लेकर के, एक हाई स्ट्रॉन्ग थीम को लेकर के लिखी जाती है, एक ह्यूमन रिलेटेड थीम को लेकर के ये ऐसी पोएम्स लिखी जाती हैं, जिसमें किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, कोई हीरो से रिलेटेड, या किसी हिस्ट्री ऑफ लेजेंड को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उसकी अचीवमेंट को। और इसका जो होता है टाइपिकली एपिक हीरो होता है जो कि उससे बिलोंग करता हुआ है, जिसके अंदर सोशल रैंक एंड ऑफिस की वो जो क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होता है सुपर ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं और स्किल्स होती हैं। तो ये एक नैरेटिव पोएम होता है जो कि एक हाईली सब्जेक्ट मैटर पे लिखा जाता है, या किसी हाई रैंक जो हीरो की अचीवमेंट्स को, या किसी हिस्ट्री रिलेटेड पर्सनेज को, हीरोइक पर्सनेज जो होते हैं या लेजेंड को एक तरीके से सेलिब्रेट करते हुए, उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए पोएम लिखी जाती है। एग्जाम्पल आपके सभी के सामने है, हम पढ़ते हैं बियोल्फ पढ़ते हैं, जो कि ओल्ड इंग्लिश टाइम पे पोएम लिखी गई है। सुपरनेचुरल मशीनरीज का यूज किया जाता है, ग्रैंड स्टाइल में इस पोइट्री को लिखा जाता है, और एक हाईली सब्जेक्ट मैटर होता है, हाईली एलिवेटेड सब्जेक्ट मैटर, एम्बेलिश सब्जेक्ट मैटर होता है, और लैंग्वेज जो होती है इसकी वो बहुत ही डेकोरेटिव और एलिवेटेड लैंग्वेज को यूज करते हुए इस तरीके की एपिक पोइट्री को लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स जो है पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, दैट इज द वेरी फाइन एग्जाम्पल वी हैव। इसके साथ ही साथ डिवाइन कॉमेडी दांते अलिग्री का इंपॉर्टेंट एपिक पोएम है। मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड, ये हमारा एक फाइन एग्जाम्पल है एपिक पोइट्री का। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया बियोल्फ, दैट इज रिटन बाय एन अननोन ऑथर, जो कि एक लेजेंड को डिपिक्ट करते हुए, उसके अचीवमेंट्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए वो पोएम लिखी गई है, जिसमें हीरो जो होता है वो बियोल्फ होता है, और उसी के नेम के बिहाफ में उसकी पूरी स्टोरी को, पूरी जर्नी को, जो उसका एक वॉरियर स्किल होती है, उसको सेलिब्रेट करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए वो पोएम बियोल्फ लिखी गई है। तो इस तरीके से एपिक भी आप समझ चुके हो, एक लॉन्ग नरेशन के फॉर्म में पोएट्री लिखी जाती है, जिसमें नरेशन वो होता है जिसमें जो स्टोरी को नरेट करते हुए पोएट लिखता है, और एक लॉन्ग नरेशन में होती है वो पोएट्री। इसके साथ ही साथ जो स्टोरीज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक स्टोरी दूसरी स्टोरी से कनेक्ट होगी, उसके बाद वो आगे मूव ऑन करेगी। साथ ही साथ ये एक लॉन्ग पोएम होती है, लिरिकल पोएम होती है, लॉन्ग वे में लिखी जाती है। साथ ही साथ इसमें एटलीस्ट आपके 12 to 14 बुक्स में ये पोएम्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। तो ये एपिक पोएम की एक कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगला हम बात करते हैं लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री क्या होती है, जिसमें आपकी जो क्वालिटीज होती हैं पोएम लिखते वक्त, वो एक्सप्रेशन, थॉट्स, फीलिंग्स जो होती हैं, स्पीकर जो होता है या जो पोएट होता है वो अपनी पोइट्री में यूज करता है, अपनी पोएम में यूज करता है। एक शॉर्ट पोएम्स होती है, लिमिटेड लेंथ में लिखी जाती है इस तरीके की पोइट्री जो होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें एक पोइटिक क्वालिटी होती है, एक लिरिकल क्वालिटी होती है, एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है, जो कि स्पीकर की फीलिंग्स, एक्सप्रेशन और उसके थॉट से रिलेट करता है। इसके साथ ही साथ दिस काइंड ऑफ पोइट्री इज इंटेंशनली सब्जेक्टिव पोइट्री, ठीक है, एंड हाईली इमेजिनेटिव विद रेगुलर राइम स्कीम। जो लिरिकल पोइट्री होती है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है वो ये होता है, क्या, सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होती है इस तरीके की पोइट्री में। इसके साथ ही साथ इमेजिनेशन बेस्ड ये पोइट्री होती हैं। एक पोएट जो होता है वो
एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी पोएम्स को लिखता है, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं उसको वो एक्सप्रेस करता है वर्ड्स के थ्रू, और वो वर्ड क्या होते हैं, उसमें एक तरीके की सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है। और क्या इसमें रेगुलर राइम स्कीम का भी यूज होता है। आगे हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर हम लिरिकल पोएट्री की बात करते हैं तो रोमांटिक एरा में आपको बहुत सभी राइटर्स जो हैं उन्होंने लिरिकल पोएट्रीज लिखी हुई हैं। दे आर ऑल आर पर्सनल पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री हैं, जिसमें अपने जो इनर थॉट्स होते हैं पोएट उनके बारे में बात कर रहा है, इनर फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है। और इसका फाइन एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज जो होती हैं वो लिरिकल क्वालिटीज पे बेस्ड ऑन होती हैं। उनकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस। दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द लिरिकल पोएट्री। इसके साथ ही साथ क्रिस्टीना रोस्टी की बात करते हैं तो अडर्ज is also a very fine example of the lyrical poetry. तो lyric poetry subjectivity, imagination, personal thought और expression feelings को एक रेगुलर राइम स्कीम में एक्सप्रेस करते हुए लिमिटेड लेंथ के साथ में जो पोएम लिखी जाती है उसको हम लिरिक पोएट्री बोलते हैं, जिसमें सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है, डेकोरेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सो दैट जो पोएट होता है वो अपनी सब्जेक्टिव थॉट्स को, अपने जो इंटेंस थॉट्स होते हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सके बिफोर द रीडर्स। नेक्स्ट वन वी हैव द एग्जांपल ऑफ द इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स दैट इज बैलेड। बैलेड क्या होता है? देखिए बैलेड ये सभी पोइट्री के भी फॉर्म्स आप कंसीडर कर सकते हो, ये पोइट्री के भी फॉर्म्स होते हैं और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स भी हैं। बैलेड में जो पोइट्री लिखी जाती है वो क्या होती है? नरेशन पोइट्री होती है। क्या होती है? नैरेटिव पोइट्री होती है। मीन्स एक तरीके से इसको क्या होता है, स्टोरी होती है इसमें। जैसे एपिक जो पोइट्री होती है वो भी नैरेटिव पोइट्री होती है, बट वो क्या होती है, वो लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री होती है, एलिवेटेड लैंग्वेज होती है, ग्रैंड स्टाइल उसमें होता है, सुपरनेचुरल मशीनरीज का यूज करा जाता है स्टोरी को मूव ऑन करने के लिए। बट बैलेड जो होती है वो एक नरेटिव पोइट्री होती है, स्टोरी के फॉर्म में ये पोइट्री लिखी जाती है। कोई इसमें स्पीकर जो होता है, पोएट जो होता है, वो इस तरीके की स्टोरी को नरेट करता है रीडर्स के सामने। और साथ ही साथ ये सिंपल एंड वेरिंग इन साइज, मतलब अलग अलग ये साइज के होते हैं, कुछ लॉन्ग बैलेट पोएम्स होती हैं, कुछ शॉर्ट बैलेट पोएम्स होती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये क्या डील विद करती हैं, सम पैट्रियोटिक एंड रोमांटिक थीम। बैलेट जो होती है वो एक सीरियस पोएम भी होती हैं और साथ ही साथ नरेशन के फॉर्म में होती है। इसके साथ ही साथ किसी एक वेल्योर थीम को सब्जेक्ट पैट्रियोटिक सब्जेक्ट मैटर पे डील विद करते हुए रोमांटिक थीम के साथ में ऐसी पोइट्रीज जो होती हैं वो लिखी जाती हैं, जिनको हम बैलेट पोइट्री बोलते हैं। बैलेट की क्या होती है? बैलेट विद लिरिक्स ट्रेडिशनली फॉलो अ पैटर्न ऑफ राइम क्वार्टरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बैलेट पोइट्री में? 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 4 लाइन्स में ये पोएम, एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं। क्वार्टरेंस का मतलब होता है जिसमें किसी स्टैंजा में जब 4 लाइन्स होता है तो उसको हम क्वार्टरन बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट एवरी 4 लाइन्स ग्रुपिंग इधर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन विल राइम और सेकेंड एंड फोर्थ लाइन विल राइम। ऐसा होता है, जो इसका पैटर्न होता है इस तरीके की पोइट्री का लिखने का, ये है कि एक स्टैंजा में 4 लाइन्स आपकी जरूर होगी। बैलेट की पोइट्री की ये पहचान होती है कि आइडेंटिफिकेशन होता है इसका। और इसके साथ ही साथ जो स्टैंजा का पैटर्न होता है वो क्या होगा, या तो पहली लाइन जो होगी वो तीसरे लाइन से राइम करेगी, या सेकंड लाइन जो होगी वो फोर्थ लाइन से राइम करेगी, ठीक है। मीन्स दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम कर सकती है और साथ ही साथ फर्स्ट लाइन जो होगी वो या तो तीसरी लाइन से राइम करेगी। इसके साथ ही साथ इसका जो राइमिंग स्कीम होगा, देखिए यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया आपको, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेकंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से राइम कर रही है। अभी मैंने यहाँ पे बात की ना, इसमें क्या होता है, इस तरीके की पोएट्री में 4 लाइन पे तो लिखी जाती है, लेकिन क्या होगा, सेकंड लाइन या तो राइम कर सकती है फोर्थ लाइन से, या तो फर्स्ट लाइन जो राइम करेगी वो थर्ड लाइन से राइम करेगी, ठीक है। ये फर्स्ट जो होगी वो तीसरे से लाइन करेगी, या सेकंड जो होगी वो फोर्थ से लाइन राइम करेगी। तो ये इसका राइमिंग पैटर्न होता है और 4 लाइन की एक स्टैंजा होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, बैलेट पोइट्री जो भी कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई है बाय द ग्रेट इंग्लिश ऑथर्स, तो वो है एस टी कॉलरिज। रोमांटिक एरा में इस तरीके की पोइट्री लिखी है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि बहुत ही फेमस पोएम है एस टी कॉलरिज की। इसके साथ ही साथ जॉन कीट्स की बात करते हैं, उनकी जो पोइट्री है दैट इज ला बेले डैम सेंस मर्सी। बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं ये दोनों, गुड पोएम्स। एंड अगर हम इसके पढ़ते हैं, इसके थीम्स की बात करते हैं और इस पोइट्री को पढ़ते हैं, तो ये दोनों पोइट्रीज जो होती हैं
वो बहुत ही अच्छी पोइट्रीज हैं। और ला बेली डैम सेंस मर्सी की बात करूँ तो ये पैट्रियोटिक थीम पे बेस्ड ऑन है, जिसमें एक जो पैट्रियोटिक हीरो होता है वो किस तरीके से ट्रैप हो जाता है। एक जो लेडी होती है बहुत खूबसूरत होती है, बट उसके अंदर किसी तरीके की कोई दया नहीं होती, कोई उसके अंदर कोई प्यार नहीं होता है। वो क्या है, ला बेले डैम सेंस मर्सी, अ लेडी विदाउट मर्सी, अ लेडी विदाउट लविंग फीचर और लविंग क्वालिटी। ओके, तो ये हमारा एस.टी. कॉलरिज की ये पोएम ला बेले डैम सेंस मर्सी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैलेड वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा ओड। ओड पोइट्रीज क्या होती हैं? ओड में क्या होता है, वो पोयम जो कि एड्रेस के फॉर्म में होती है। ठीक है, जब किसी पोयम को एड्रेस करते, कोई पोयम एड्रेस के फॉर्म में लिखी जाती है, किसी को संबोधित करते हुए लिखी जाती है, एक डिग्निफाइड थीम के साथ में, और साथ ही साथ फीलिंग, स्टाइल एंड टोन के साथ में। डिग्निफाइड थीम, फीलिंग एंड स्टाइल एंड टोन उसमें होता है उस पोइट्री में, जो कि एड्रेस के फॉर्म में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे ओड बोलते हैं। ठीक है, असाइलेंट फीचर की बात करें ओड की, तो ये मेट्रिकल फीट में होती है, बट पोएट जनरली डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल टू यूज हाई एलिवेटेड थीम। इसमें क्या होता है, हाई एलिवेटेड थीम को फॉलो करते हुए ये पोयम जो होती है ओड लिखी जाती हैं। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ओड होते हैं। सब फर्स्ट वन इज पेंडारिक ओड, सेकेंड वन इज होरेशियन ओड, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न ओड, जिसको हम इर्रेगुलर ओड भी बोलते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर ओड इसको बोला जाता है। तो इर्रेगुलर ओड अगर आ गया तो वहाँ वो भी एक पार्ट है। इर्रेगुलर ओड बोलिए या आप उसको मॉडर्न ओड बोलिए। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ ओड होते हैं, पेंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर ओड। इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो थॉमस ग्रे का है, क्या, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द बार्ड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये, जो कि ओड फॉर्म में लिखी गई हैं। इसके बाद हमारा शैली का, पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड, इंपॉर्टेंट पोएम है, आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा। इस पोएम से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड ओड टू ड्यूटी। ये 2 इंपॉर्टेंट पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ओड्स लिखे हुए हैं वो जॉन कीट्स ने लिखे हुए हैं। जॉन कीट्स की ओड में आप एक तरीके की जो फीलिंग्स, टोन एंड स्टाइल आप देखोगे, डिग्निफाइड सब्जेक्ट मैटर पे लिखे गए हैं, डिग्निफाइड थीम के साथ में ये पोएम्स लिखी गई हैं, एड्रेस के फॉर्म में लिखे गए हैं। ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड साथ ही साथ ओड टू अ नाइटिंगेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओड पोएम्स जो कि जॉन कीट्स ने लिखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने बात की, आज की क्लास में जो हमने बात की, 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स का हमने डिस्कशन किया आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, एग्जाम्पल्स के साथ में कि कौन कौन सी पोएम इंग्लिश लिटरेचर में उस स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म में लिखी गई हैं, उसका भी डिस्कशन इस क्लास में हमने किया। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए आप सभी एस्पिरेंट्स। और कल किसी और इम्पोर्टेंट हम क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप सभी से मैं फिर से एक बारी साथ होंगी इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन का क्लब पे। टिल देन प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो सेक्शन पे जाके यहाँ के वीडियोस इस चैनल पे जो भी अपलोडेड हैं उनको वॉच आउट करिए और अपने प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।